अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल रज़ाक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज का जो टॉपिक है वो है तरबियत, तालीम और फ़ितरत। बड़ा ही अहम टॉपिक है। ज़रा ये वीडियो जो है आप इसको एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तरबियत, तालीम और फ़ितरत, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों का इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो रोल है वो 110% है। यानी अगर आप तालीम याफ्ता हैं लेकिन आपकी तरबियत अच्छी नहीं है, उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। आपकी तरबियत अच्छी हुई लेकिन तालीम अच्छी नहीं है, तालीम आपने नहीं ली तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आपने फ़ितरत को नहीं बदला, अगर आपकी फ़ितरत गलत थी, उसको चेंज नहीं किया, उसको डेवलप नहीं किया, तो फिर भी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो आइए हम इसको कुछ मिसालों से, एग्जाम्पल से और कुछ तरतीब से इसको मैं जो है वो आपकी ज़िंदगी में क्लियर करता हूँ इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिएगा जी। तो बात हो रही थी फ़ितरत और तालीम। इसको मैं क्लियर करूँगा एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के साथ। एक पुराने वक्तों में बादशाह था। उस बादशाह ने 4 बिल्लियाँ रखी हुई थी। फ़ितरत और तालीम की बात हो रही है। इस टॉपिक को ज़रा आप ज़हन नशीन रखिए, इस टॉपिक को आप याद रखिए। फ़ितरत और तालीम। एक बादशाह ने 4 बिल्लियाँ पाल रखी थीं। वो चारों बिल्लियों को मछली पकड़ना सिखाता था और मछली पकड़ने जैसे ही वो मछली पकड़ लेती, साथ ही उन्हें डांस करना सिखाता था। तो उसने बड़े साल, तकरीबन 5-6 साल 10 साल उसने मेहनत की बिल्लियों के ऊपर। तो बिल्लियाँ जो थीं वो ट्रेंड हो गई, क्योंकि वो उनको तालीम दे रहा था। क्या दे रहा था? तालीम दे रहा था। अब उसने उनकी रूटीन बना दी। उनको इशारा करता, एक आवाज़ निकालता, बिल्लियाँ भाग के जाती, मछलियाँ पकड़ लाती और साथ ही बादशाह के सामने डांस करना शुरू कर देती। तो एक दिन बादशाह ने अपने दरबार के अंदर ये काम किया, ये अमल किया और अपने वज़रा से पूछा कि बताएं, तालीम बड़ी है या जो है वो फ़ितरत बड़ी है? तो उसका जो एक वज़ीर था वो बड़ा लायक था, वो बड़ा संजीदा था, वो बहुत ज़हीन था। उसने कहा, बादशाह सलामत, फ़ितरत जो है ये बड़ी है। बादशाह हिल के रह गया कि मेरी तो 8-10 साल की जो मेहनत थी वो ज़ाया गई, मैंने तो इनको तालीम दी है। तो बादशाह ने इसको 1 मिनट में जुटला दिया कि फ़ितरत बड़ी है। उसने अपना वज़ीर से कहा कि आप मुझे साबित करके दो कि फ़ितरत कैसे बड़ी। उसने कहा, नहीं मैं आज तो साबित नहीं कर सकता, मैं कल साबित करूँगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप साबित ना कर पाए तो आपको मैं जो है वो वज़ारत से बर्खास्त कर दूँगा। तो वज़ीर ने कहा, जी ठीक है। अब वज़ीर को अपने जान की भी पड़ गई। पूरी रात दिमाग लड़ाया और उसकी फ़ितरत जो बिल्लियों की थी उसको तलाश करना शुरू कर दिया। सुबह उसने अपनी वाइफ से कहा कि रात को आपने शिकंजा लगा देना है चूहे पकड़ने वाला, मुझे एक चूहा चाहिए सुबह। उसकी बेगम ने ऐसे ही किया, शिकंजा लगा दिया और सुबह के वक्त जो था उसकी वाइफ ने एक चूहा जो था उसको वो दे दिया। उसने अपनी जेब में डाला और दरबार की तरफ चल पड़ा। जैसे दरबार में दाखिल हुआ तो बादशाह बड़ा बेचैन था, अपनी बिल्लियाँ तैयार करके खड़ा था। उसने कहा, हाँ भाई, तो हम दोनों साबित करें कि तालीम बड़ी है या फ़ितरत? मैं साबित करता हूँ तालीम बड़ी, तुम साबित करके दिखाओ कि फ़ितरत बड़ी है। वज़ीर ने कहा, जी ठीक है। तो बादशाह ने अपनी बिल्लियों को इशारा किया, बिल्लियाँ भाग के गईं। सामने तालाब वो जो था वहाँ पे बना हुआ था, होल बना हुआ था पानी का, वहाँ पे गईं। उन्होंने बिल्लियों ने जो है वो मछलियाँ पकड़ी, मछलियाँ पकड़ के वापस आके डांस करना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, बताओ मेरी तालीम का कितना बड़ा असर है, वो तालीम कितनी पावरफुल है। तो वज़ीर ने जेब से चूहा निकाला और सामने छोड़ दिया। बिल्लियाँ डांस भी भूल गई, मछलियाँ भी भूल गई और चूहे के पीछे भाग पड़ी। तो वहाँ पे पूरे जो दरबार था, उस दरबार के जितने भी लोग थे, सब ने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी, तालीम जानी शुरू कर दी। बादशाह सलामत खुद हैरान था कि ये क्या माजरा हुआ कि मैंने 10 साल उनको तालीम दी, उन पे जो है वो काम किया, लेकिन उन्होंने 1 मिनट के अंदर जो है वो अपनी फ़ितरत की तरफ वो राग़िब हो गई और भाग पड़ी। तो इससे साबित हुआ कि इंसान की फ़ितरत जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो फ़ितरती तौर पे इंसान अपने आप को बदल सकता है। कोशिश करें कि आज से अपनी फ़ितरत बदलें। अगर फ़ितरत ख़राब है, गलत कार्यों में फ़ितरत थी, तो उसको आस्ता आस्ता डेवलप करना शुरू करें और नेकी की तरफ लाना शुरू करें। तो ये तो थी कि फ़ितरत बड़ी या तालीम। दूसरी चीज़ जो तीसरी हमारी है वो है तरबियत। अगर हम लोग तरबियत के ऊपर फोकस नहीं करते, तरबियत में आ जाते हैं ख़ास तौर पे हमारे बच्चों की तरबियत जो है, क्योंकि यही टाइम जो होता है ये तरबियत का टाइम होता है। तो हम अगर उनकी तरबियत करें और किस तरीके से करें, कौन से ऐसे अमाल करके, कौन सी ऐसी नेकियां करके, कौन से ऐसे इकदाम उठा के हम उनकी तरबियत कर सकते हैं, इसके चंद एक पॉइंट 10 से 15 पॉइंट्स जो है मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये छोटे मोटे जो काम हैं अगर हम इनको करना शुरू कर दें तो हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। किस तरीके से?
आइए बढ़ते हैं। तो पहला जो तरीकाकार है कि हम कोशिश करें बच्चों के सामने सुलह और मोहब्बत करने वाले बने। इससे बच्चों को एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। यहाँ पे बिल्कुल उल्ट मुआशरा है हमारा कि मियाँ बीवी का झगड़ा जो है वो बच्चों के सामने हो रहा होता है। तो कल बच्चे जो हैं वो अच्छे मोहब्बत करने वाले, वो प्यार करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि वो झगड़ा करने वाले बनेंगे। तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने सुलह से रहें और उनके सामने जो है वो झगड़ा ना करें, और उनके सामने जो है मोहब्बत और प्यार और दोस्ती निभाएं, ताकि बच्चों के अंदर भी ये माइंड के अंदर सेट हो कि मोहब्बत, इखलाक और दोस्ती ही सब कुछ है। जी, दूसरी जो तरीकाकार है तरबियत करने का बच्चों का, वो है कि हम धोखा देने वालों के सामने सच बोल के दुकानदारी करना शुरू कर दें। अब जब लोगों के सामने और बच्चों के सामने ये चीज़ होगी ना कि यार दुनिया सारी धोखेबाज ज़रूर है, लेकिन मेरा अब्बू, मेरा भाई, मेरा जो है वो करने वाला सरबराह ये धोखेबाज नहीं है, ये सच बोल के कोई चीज़ जो है वो दुकानदारी करता है, उसको सेल करता है। तीसरा जो तरबियत देनी है बच्चों को कि उनके सामने सदका और खैरात करें। जब भी कोई दरवाजे पे फ़कीर आए, कोई मांगने वाला आए, तो बच्चे को साथ ले जाएं। छोटा है तो साथ ले जाएं, थोड़ा सा चलने वाला है तो उसकी उंगली पकड़ के ले जाएं, अगर उससे छोटा है तो उसको कंधे पे उठा के ले जाएं, और उसके हाथ में पैसे दे के कहें कि बेटा इसकी मदद करो, ये फ़कीर को दो। अब बच्चों के अंदर ये रूटीन बन जाएगी, उनकी तरबियत हो जाएगी कि भाई जब फ़कीर दरवाजे पे आता है तो उसकी मदद कैसे की जाती है, उसको जो है वो अहमियत कैसे दी जाती है, उसको जो है खैरात कैसे दी जाती है। जो ये था तीसरा तरीकाकार, खैरात के साथ। चौथा तरीकाकार है पड़ोसियों के साथ मोहब्बत और इखलाक के साथ पेश आना, उनको ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल की जो है वो देना। इससे बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि हमने पड़ोसियों का ख्याल करना है। पड़ोसियों का ख्याल करना जो है ये हकूक़ पड़ोसी के अंदर भी आता है कि हम पड़ोसियों के हकूक़ हैं उनको हमने पूरा करना है। और जब भी कोई पड़ोसी कोई चीज़ लेने आए, मांगने आए, तो उसको हस्बे ज़रूरत जो है उसकी मदद करनी है, उसके साथ उसने इखलाक से पेश आना है, गुस्सा नहीं करना। अगर घर में वो चीज़ मौजूद नहीं है तो बड़े अदब और इखलाक के साथ उसको बताना कि मेरे वीर ये चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो चौथा चीज़ थी पड़ोसी के साथ उसने कहा। पाँचवीं चीज़ थी कि बच्चों के सामने सच बोलना। जी, अपनी औलाद के सामने सच बोलना, अपने छोटे बहन भाइयों के सामने सच बोलना, ये बच्चों के अंदर जो है वो सच बोलने की ताकत पैदा कर देगा कि झूठ जो है उसको इतना गिरा देना है, उसका इतनी नफ़ी कर देनी है कि बच्चे जो हैं उससे नफ़रत करना शुरू कर दें कि झूठ जो है इसको कहीं भी राहत नहीं है, सच्चाई को राहत है, सच्चाई को सुकून है। तो बच्चे जो हैं वो इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। छठी चीज़ जो है अपने किरदार को जो है साफ बनाना है। ज़ना, शराब, झूठ, जी, और जो ये ज़्यादतियाँ लोगों के साथ करते हैं, हम इन चीज़ों से दूर हो जाएं। और हम उनके सामने अगर सिगरेट स्मोकर्स हैं तो बच्चों के सामने इसको तर्क करने की कोशिश करें। बच्चों के सामने जो है वो शराब, ज़ना और इस तरह की फाहशी बातें करने को जो है वो तरजीह ना दें, इनको लेफ़्ट करें, ज़िंदगी से नफ़ी कर दें इनको, ताकि बच्चों को एक पॉजिटिव मैसेज आए कि भाई हमारे जो वडेरे हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो घर के सरबराह हैं, वो अगर इन चीज़ों से दूर हैं तो हम लोग इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे। वो खुदा ना करे बाहर से उनको कोई गलत गाइड भी करता है तो वो आपसे शर्मिंदा होंगे, आपसे डर के वो लोग वैसी आदत जो हैं वो हरकतें नहीं अपनाएंगे। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं था, मेरा बड़ा भाई था, हमने ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग जो है इसके करीब तक नहीं गए। बुरी आदतें, बुरे लोग मिले, बुरी सोबतें भी मिली, लेकिन अब्बा जी चूँकि सख्त थे, अब्बा जी जो थे और वालदा जो साहिबा थी वो इस चीज़ की नफ़ी किया करते थे, इसलिए हमने अपनी बॉडी और अपनी जिसामत और अपने वक्ती लवाजमात के लिए इन चीज़ों से हम दूर रहे। अल्लाह ताला की ज़ात ने इससे बचाए रखा। तो आप भी ये अमल कर सकते हैं बच्चों के ऊपर। बिल्कुल आप उनकी तरबियत करते हुए, उन बच्चों को जो है वो आप उनकी डेवलपमेंट करते हुए आप इन चीज़ों की सख्ती कर सकते हैं। तो सातवीं जो चीज़ है, अपने चाहने वालों को जो है उनके सामने आप 5 गाना नमाज अदा करें। बच्चों के सामने जब आप रेगुलर मस्जिद जाएंगे तो बच्चों की आदत भी बन जाएगी कि हमारे जो सरबराह हैं, हमारे घर के जो बड़े हैं, हमारे अब्बा जी हैं, हमारे भाईजान हैं, ये तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि नमाज़ पढ़ो। जब आप मस्जिद के लिए वज़ू करके निकलेंगे, घर से तैयारी करके निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी उसी चीज़ को डुप्लीकेट करेंगे। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आज के बाद उनके सामने जो है आप प्रैक्टिकल करेंगे। 8वां काम जो आप क्या करेंगे जी, 8वां काम आप करेंगे जी, ड्रामे फिल्मों में नेगेटिव किरदार से बच्चों को दूर रखेंगे। यानी ऐसा जो ड्रामा या फिल्म घर में चल रही हो जिसमें कोई मनफी किरदार हो, जैसा कि आजकल सास बहू की लड़ाइयाँ, माँ बेटी की लड़ाइयाँ, बेटी घर में बगावत कर रही है, बेटी जनाब घर से भाग रही है, जी बेटी फैशन कर रही है, ख़रीदारी गैर महरमों के साथ कर रही है, ऐसी फिल्में, ऐसे ड्रामे अपनी फैमिली के साथ अगर घर में लगा है उसको फौरी चेंज कर दें और उसको यूनिवर्सिटी पे ले जाए कि